आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड एग्जांपल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एचटेट, यूपीटेट, DSSB एंड मास्टर कार्ड एग्जाम। सेम एग्जांपल्स मतलब रिपीट होते हैं पेपर में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है, सिमेट्री कब होता है कोई भी रिलेशन, या ट्रांसिटिव कब बोलते हैं। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है, उस रिलेशन को हम बोल देते हैं कि वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। A relation R on a set A is said to be equivalence relation on A if and only if की कंडीशन है कि अगर ये तीनों होल्ड होती हैं तो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये तीनों कंडीशन होल्ड होंगी, यानी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि जो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए कोमा ए, वो दोनों सेम होंगे एंड वो बिलोंग करेंगे आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एंड इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें इन दो कोऑर्डिनेट्स को तो वो भी मेरा आर रिलेशंस के जो सेट होगा उसमें बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब ट्रांसिटिविटी ये होती है कि अगर दो सेट जैसे ये 1 2 एंड 2 3, अगर ये किसी रिलेशन के अंदर है, अगर हम उसको ट्रांसिटिव बोलना चाहते हैं तो 1 3 भी उस रिलेशन के अंदर हमें डालना पड़ेगा, तब ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव होगा। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई करता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसके बाद है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एम। इसका हम बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि रिमाइंडर फाइंड करो। जो रिमाइंडर होता है वो हम यहाँ पे रखते हैं, जो यहाँ पे बी रखा हुआ है, तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है इसमें, लेकिन यहाँ हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे और उससे आगे यूज करेंगे उसका फिर क्वेश्चंस में। कॉन्ग्रुएंट मोडुलो एम, लेट एम बी एन आर्बिट्रेरी। एम हम कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले सकते हैं बट फिक्स्ड इंटीजर, कि अगर एक क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू 12 दे दी, 14 दे दी, 15 दे दी, तो वो फिक्स हो जाएगी उस क्वेश्चन के लिए। लेकिन वैसे हम आर्बिट्ररी कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट फिक्स्ड इंटीजर वो एक फिक्स्ड इंटीजर, टू इंटीजर्स a and b are said to be congruent modulo m if a minus b is divisible by m। कि हम कब बोलेंगे कि a is congruent to b modulo m, कि अगर मेरा m है ना वो डिवाइड करे b a माइनस b को, कि जो ये है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और m से डिवाइड हो जाए, तो हम बोलते हैं कि a is congruent to b modulo m। अब इसमें समझ लेते हैं। थस a is, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि a is congruent to b mod m if and only if a minus b is divisible by m। चाहे तो ये लाइन बोल दो कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, चाहे ये बोल दो कि m डिवाइड करता है a माइनस बी को, बोथ आर सेम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड करता है 18 माइनस 3, तो ये इम्प्लाई करता है कि 5 डिवाइड करता है 15 को, तो 15 को तो डिवाइड करता है, 15 को लिख तो सकते हैं 5 into 3। तो कॉन्ग्रुएंट मोडुलो लिखने का ये मीनिंग होता है कि 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod m बिकॉज 18 माइनस 3 15 विच इज डिविजिबल बाय 5। चाहे ये बोलो कि ये डिविजिबल है 5 से, चाहे ये बोलो कि 5 डिवाइड करता है 15 को। सिमिलरली 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 2, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 10 को, माइनस 10 को, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 माइनस 13, ये 13 है गया यहाँ से, तो 3 डिवाइड करता है हमारा माइनस, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 डिवाइड करता है हमारा 3 माइनस 13 को, तो 2 डिवाइड करता है माइनस 10 को। तो हम लिख सकते हैं कि 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 2।
अब नेक्स्ट देखते हैं, बट अगर हम ये बोलते हैं कि 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 डिवाइड करेगा 23 को, विच इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 25 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4। अब इसके बाद जो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट रिलेशन है m, ये हमारा इक्वलेंस रिलेशन होता है। ये कैसे, ये समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हमेशा a इज कॉन्ग्रुएंट टू mod m ऑलवेज ट्रू होगा ये फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए। उसके बाद अगर a रिफ्लेक्सिव, यहाँ से रिफ्लेक्सिविटी ट्रू होगी। अब सिमेट्रिक देखते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod m। तो यहाँ से सिमेट्रिसिटी होल्ड होगी। अब देख लेते हैं ट्रांसिटिविटी। अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m आ जाता है मेरे पास, और b इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m होता है, तो मॉडुलस इसकी प्रॉपर्टी होती है कि a मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा c mod m के। तो यहाँ से मेरी ट्रांसिटिविटी होल्ड होगी। तो हमें यही चीज़ दिखानी थी। अगर हमें किसी भी रिलेशन को इक्वलेंस रिलेशन शो करना है, तो हम ये शो करते थे कि वो ट्रांसिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा। और यही हमने शो कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट मोडुलो m रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब इम्पोर्टेंट टिप्स है हमारे पास कि अगर r और s अगर दो इक्वलेंस रिलेशन है किसी सेट A के ऊपर, देन R इंटरसेक्शन S इज एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन A। तो हमारे पास अगर R और S इक्वलेंस होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन भी एक इक्वलेंस रिलेशन, यानी अगर R है, कोई सेट है, कोई रिलेशन है हमें दिया हुआ किसी सेट A के ऊपर, और वो तीनों कंडीशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिविटी, तीनों कंडीशन सोल्ड होती हैं, और एस भी कोई ऐसा सेट है, तो अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारी इक्वलेंस रिलेशन होगी। उसके बाद सेकंड है द यूनियन ऑफ टू इक्वलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरी। इंटरसेक्शन तो हमेशा इक्वलेंस रिलेशंस की इक्वलेंस रिलेशन देती है हमें, लेकिन यूनियन जरूरी नहीं है कि यूनियन भी होगी। द इनवर्स ऑफ एन इक्वलेंस रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन, कि अगर हम इनवर्स की बात करें कि अगर R है, कोई वो रिलेशन है और वो इक्वलेंस रिलेशन है, तो जो R इनवर्स होगा वो भी मेरा इक्वलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद है हमारे पास इक्वलेंस क्लासेस। इसका हम ग्रुप थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इक्वलेंस क्लासेस का। अब समझ लेते हैं कि इक्वलेंस क्लास क्या होती है। R इज एन इक्वलेंस रिलेशन, कि R अगर मेरे पास कोई इक्वलेंस रिलेशन है, यानी R तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। इन A इज नॉन एम्प्टी, A सेट पे है R रिलेशन, एंड लेट A बिलोंग्स टू A, देन द इक्वलेंस क्लास ऑफ A डिनोटेड बाय, या तो हम इसे ऐसे क्लोज A ऐसे लिखते हैं, और या फिर ऐसे डिनोट करते हैं इक्वलेंस क्लास ऑफ A को, इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल थूज पॉइंट्स ऑफ A विच आर रिलेटेड टू A अंडर द रिलेशन R, कि जो A से रिलेटेड है रिलेशन R के विद रिस्पेक्ट, जैसे ये X बिलोंग्स टू A, इसमें वो आएंगे जो A से रिलेटेड हैं किसी रिलेशन के थ्रू। अब B बिलोंग करता है इक्वलेंस क्लास A को, तो ये इम्प्लाई करता है कि A B बिलोंग करेगा इक्वलेंस क्लास B से। अब यहाँ पे ये आ गया कि B मेरा इक्वलेंस क्लास ऑफ A से बिलोंग करता है, तो यानी B मेरा A से रिलेटेड होगा। फिर तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ B इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि B अगर मेरा बिलोंग करता है इक्वलेंस क्लास ऑफ A से, तो B इज रिलेटेड टू A। तो अगर B R से रिलेटेड है तो B A के साथ रिलेटेड है विद रिलेशन A, और जो रिलेशन है वो मेरा इक्वलेंस रिलेशन है, तो उसमें सिमेट्रिसिटी होल्ड होती है, सिमेट्रिसिटी होल्ड होती है, तो A इज रिलेटेड टू B आ गया यहाँ से। तो ये इम्प्लाई कर गया कि A मेरा बिलोंग करता है इक्वलेंस क्लास ऑफ B से। उसके बाद अगर B मेरा कोई इक्वलेंस क्लास ऑफ A से बिलोंग करता है, तो इक्वलेंस क्लास ऑफ A इक्वलेंस क्लास ऑफ B के इक्वल आ जाती है, क्योंकि अगर यहाँ से B मेरा इक्वलेंस क्लास ऑफ A में जा रहा है तो A मेरा इक्वलेंस क्लास ऑफ B में जाएगा। अगर दो सेट्स को इक्वल दिखाते थे तो यही शो करते थे ये इसमें जा रहा, इसका एलिमेंट इसमें जा रहा है, इसका एलिमेंट इसमें जा रहा है, तो एट लास्ट बोल देते थे A इज इक्वल टू B। सेम इक्वलेंस क्लासेस के केस में होता है।
उसके बाद टू इक्वलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, कि दो इक्वलेंस क्लासेस या तो आपस में इक्वल होंगी और या फिर डिसजॉइंट होंगी। अगर एक भी एलिमेंट ऐसे बिलोंग कर गया तो फिर वो आइडेंटिकल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, और अगर एक भी डिसजॉइंट हुई, बिल्कुल कोई भी एलिमेंट ना हुआ, तो फिर वो टोटली डिसजॉइंट होंगी। अब एग्जाम्पल से एन एग्जाम्पल वी कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वलेंस रिलेशन कि एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मोड एन। इसका मतलब है एन डिवाइड करता है एक्स माइनस वाई को। तो हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। तो एन की पर्टिकुलर वैल्यू ले ली हमने 5। तो अब 5 के लिए मेरे पास 5 इक्वलेंस क्लासेस बनेंगी 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जैसे ही 5 आएगा वो मेरे को 0 रिमाइंडर देता है। तो एक्स, अब इक्वलेंस क्लास ऑफ 0 में वो आएंगे जो रिलेटेड हैं, आर रिलेशन ये दिया हुआ है, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5। तो जिसके साथ रिमाइंडर 0 मिलेगा मेरे को वो आएंगे इसमें। तो यहाँ से 5 डिवाइड करेगा एक्स को, तो एक्स को लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू 5p, p बिलोंग्स टू जेड। तो ये आ गया 0 + -5 + -10 + माइनस जो p है वो z से बिलोंग कर रहा है इंटीजर के सेट से, तो p को नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 + -5 + -10। अब 1 की इक्वलेंस क्लास देख लेते हैं। अब अगर मैं 1 की इक्वलेंस क्लास लिखना चाहती हूँ तो ये आएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो यानी यहाँ से ये बना कि 5 डिवाइड करेगा x माइनस 1 को, तो यहाँ से ये बना कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 5p। तो x की यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास, x इज इक्वल टू 5p + 1, और p है जो मेरा बिलोंग कर रहा है z से, तो इसको जो मर्जी वैल्यू दे सकती हूँ मैं। अगर 0 दूंगी तो 1 आएगा, 1 दूंगी तो 6 आएगा, अगर -1 दूंगी तो -4 आएगा। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट दी हुई है कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। तो इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 1 इज इक्वल टू 5k, तो 5k + 1, तो 1 6 11 -4 -9 ऐसे आ गई। अब ऐसे ही हम इक्वलेंस क्लास ऑफ 2 के लिए लिख लेंगे कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, 3 के लिए, 4 के लिए, लेकिन 5 के लिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जैसे ही हम ये करेंगे x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 5, तो ये मेरे को पहले वाली यहाँ रिमाइंडर रखते हैं और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये वाली क्लास बन जाएगी 0 mod 5। तो जो इक्वलेंस क्लास 0 के लिए आई थी वही मेरी 5 के लिए आएगी, और जो इक्वलेंस क्लास मेरी 1 के लिए आई थी वो 6 के लिए आएगी, जो इक्वलेंस क्लास 2 के लिए आई थी वो 7 के लिए आएगी। तो अगर n की वैल्यू मैं 5 ले रही हूँ तो इक्वलेंस क्लासेस मेरी 0 से लेके 4 तक बनती हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्वलेंस क्लासेस 5 रहते हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ रिलेशन r इज इक्वल टू 1 2 2 3 ऑन द सेट a इज इक्वल टू 1 2 3। कोई सेट a है 1 2 3, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 2 3। द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन एडेड टू r मेक इट एन इक्वलेंस रिलेशन। तो अगर अपने को इक्वलेंस रिलेशन बनाना है तो सबसे पहले तो उसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, और फिर उसको सिमेट्रिक दिखाएंगे, और फिर उसको ट्रांसिटिव दिखाएंगे। अब अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1 1 भी होना चाहिए इसके अंदर, 2 2 भी होना चाहिए इसके अंदर, और 3 3 भी होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट्स तो हम यही ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो R इज रिफ्लेक्सिव इफ इट इज कंटेन 1 1 2 2 एंड 3 3। अब उसके बाद अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है इससे, लेकिन 2 1 नहीं कर रहा, तो 2 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट 2 1 हो गया, ये हो गया। अब 2 3 बिलोंग कर रहा है, अगर सिमेट्रिक होना है तो 3 2 भी बिलोंग कराना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 2 भी कर गया। अब ये बन गया, हमने 2 कंडीशंस दिखाई अभी तक कि R रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अगर मैं 2 एलिमेंट ये और 3 एलिमेंट ये ऐड कर देती हूँ तो ये रिलेशन बन गया। अब ये रिलेशन है, तो अगर मेरे को इस सेट को ट्रांसिटिव दिखाना है तो इसका मतलब है अगर मैं 3 2 एंड 2 1 को लिखती हूँ तो यानी 3 1 भी इसके अंदर आना चाहिए, और अगर 3 1 आ रहा है तो रिफ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है तो नहीं, सिमेट्रिसिटी भी शो करनी पड़ेगी, तो 1 3 को भी डालना पड़ेगा। तो 2 एलिमेंट्स यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से आए, 2 यहाँ से आए, और 2 मैंने यहाँ से ऐड किए कि अगर मेरा यहाँ से 2 3 और 3, अगर यहाँ से मेरा ये बिलोंग कर रहा था 3 2 एंड 2 1, 3 2 एंड 2 1,
तो ये ट्रांसिटिविटी ये कहती है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग करते हैं तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, तो 3 1 चाहिए था। और अगर 3 1 ऐड कर दिया तो अगर सिमेट्री को बनाए रखना है तो 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3 एलिमेंट यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले और 2 1 3 और 3 1 मिले, तो टोटल 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ से आंसर हो गया सी। ठीक है, अब करते हैं 8th एग्जाम्पल। The relation R is equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3 1 3 on a set A is। अब ये बताना है कि ये रिलेशन क्या होगा। अब देखने से ही पता लग गया कि 1 1 2 2 एंड 3 3 सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का होगा। उसके बाद अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए था। अगर सिमेट्रिक होना है तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा यहाँ से मेरा ये रिलेशन। अब देख लेते हैं ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी ये कहती है कि अगर मेरे पास 1 3, अब ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं। अगर 1 2, ट्रांसिटिविटी कहती है कि अगर 1 2 एंड 2 3 इस सेट में है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो वो तो प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पे 1 3। तो ये रिलेशन मेरा ट्रांसिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब देख लेते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी है, रिफ्लेक्सिव इसमें भी है। सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव दिया हुआ है इसमें, तो ये तो मेरा सिमेट्रिक तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव तो है, तो ये भी गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांसिटिव, तो ये भी गलत हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं हम Let R be a relation on a set R of all real numbers A related to B if and only if कि उसका mod of A minus B less than equal to 1 then R is। तो हमें R के बारे में बताना है। अगर इस रिलेशन को हमें ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है तो A mod A माइनस mod A लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक देखते हैं तो A माइनस बी अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1 कॉमन लेके B माइनस A का मोड, और अगर मोड लिया है तो -1 का मोड 1 होता है, तो B माइनस A लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से सिमेट्रिक भी हो गया ये मेरा। अब देखते हैं ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी के लिए ये शो करते हैं कि अब मैंने एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिया कि 1 2 ले लिया तो 1 - 2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो है R में। अब ले लिया 2 एंड 3, तो ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये इम्प्लाई करता है ना ट्रांसिटिविटी में कि ए बी और बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी बी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखें अगर 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2 3 भी बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं 1 3 को चेक करूँ तो 1 और 3 का डिफरेंस होता है जो वो 2 आएगा। तो जो 1 - 3 करूँगी, जैसे ही लेस देन इक्वल टू 1 शो करना है तो यहाँ से -2 आएगा, तो यहाँ से 2 आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट ट्रू, तो यहाँ से ट्रांसिटिविटी तो होल्ड नहीं हुई। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें पूछा हुआ है हमें कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, कि वो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक भी होगा। हाँ, यही ऑप्शन ट्रू है हमारा। उसके बाद सिमेट्रिक ओनली नहीं, हमारा तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम 10th एग्जाम्पल। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। अब अगर मैं किसी नेचुरल नंबर को ये दिखाना चाहती हूँ ए इज लेस देन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन के लिए, क्या ये ट्रू होता है? नहीं होता। तो ये रिलेशन हमारा यहाँ पर सिमेट्री रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर ये बोलते हैं कि ए इज लेस देन है, स्ट्रिक्टली है, तो ए इज अगर लेस देन बी है तो क्या बी लेस देन ए होगा? नहीं, तो हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांसिटिव चेक करते हैं। अगर ये बोलते हैं कि 1 लेस देन 2 है और 2 लेस देन 3 है तो 1 लेस देन 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ट्रू हो गया कि अगर कोई भी नंबर x लिया है मैंने, वो लेस देन y है और y लिया है लेस देन z है, तो ऑटोमेटिकली इम्प्लाई करता है कि x लेस देन z होगा। तो ये जो रिलेशन गिवन है ये हमारा ट्रांसिटिव होगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं 11th। विद दिस सेट ऑफ विथ द रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ा था कि जो उस क्वेश्चन में दी हुई सारी कंडीशंस को होल्ड करता है, उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कि उस जो कंडीशन दी होती हैं उन कंडीशन की हेल्प से जो हमारे पास सेट आता है वो होता है यूनिवर्सल सेट।
द इंक्लूजन ऑफ द सबसेट इन अनदर इज रिलेशन विच इज, अगर हम ये बोल रहे हैं कि x इज ए सबसेट ऑफ y, तो हमें ये रिजल्ट पता है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ये रिलेशन यहाँ से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं कि अगर x सबसेट है मेरा y का, तो y इज ए सबसेट ऑफ x, ये जरूरी नहीं है हमारे पास। अब उसके बाद है कि अगर ट्रांसिटिविटी ये है कि अगर x इज सबसेट ऑफ y, y इज ए सबसेट ऑफ x, सबसेट ऑफ z, तो ये इंप्लाई करता है x इज ए सबसेट ऑफ z। ये सबसेट की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने सबसेट के चैप्टर में पढ़ा था जब हम कर रहे थे कि अगर x y का सबसेट है तो y z का है, तो x ऑटोमेटिकली z का सबसेट बन जाता है। तो यहाँ से हमारी रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिविटी दोनों होल्ड होगी। लेकिन ऑप्शन में पूछा सिमेट्रिक ओनली, ये भी गलत हो गया। इक्वलेंस रिलेशन, ये भी गलत हो गया क्योंकि सिमेट्रिसिटी होल्ड नहीं हुई। अब है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ओनली की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमारे पास आया है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांसिटिव भी है। अब करते हैं 12th एग्जाम्पल। Let A is equal to 2, 4, 6, 8. A relation R on A is defined by 2, 4, 4, 2 and 4, 6 and 6, 4. Then R is, अब ये दिख रहा है कि 4, 2, 4 बिलोंग कर रहा है, तो 4, 2 भी कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अगर 4, 6 कर रहा है तो 6, 4 भी कर रहा है, तो ये भी यहाँ से भी सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ से मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। अब 13 क्वेश्चन। लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू r, देन p इज। अब ये पूछा गया, अब ये अगर ये शो करना चाहे कि x मेरा r से बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन चाहिए एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1, लेकिन ये कंडीशन तो मेरे पास है नहीं वहाँ। तो ये है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं कि अगर मैं वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 लिखूँ या फिर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 लिखूँ, तो दोनों सही होते हैं, तो सिमेट्रिक हो गया मेरा यहाँ से। ठीक, अब देख लेते हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिविटी तो होल्ड नहीं होएगी यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई और वाई जेड, ट्रांसिटिविटी समझ लेते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तो ये आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। अगर ये दिखाते हैं वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इसमें आता है, तो ये दिखाना पड़ेगा एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये तो ट्रू नहीं है ना हमारे पास यहाँ से, तो ये दो रिलेशन आए हैं और इन दो रिलेशन की हेल्प से ये कभी भी नहीं बनेगा, तो यहाँ से ट्रांसिटिविटी होल्ड नहीं हुई हमारी। तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हुआ कि जो रिलेशन गिवन है वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब 14 क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन आर एम, एन इज अ फैक्टर ऑफ एम, कि एन डिवाइड कर रहा है हमको, तो ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। अब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा कि अगर 2 डिवाइड करता है 2 को, तो एन, अगर एन आर एम का मतलब होता है कि एन डिवाइड करता है एन को, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 तो मेरा डिवाइड करता है 6 को, लेकिन 6 डजन डिवाइड टू 2, क्योंकि 2 को नहीं लिख सकते हम 6 इंटू सम इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए 6 डजन डिवाइड 2, तो यह सिमेट्रिसिटी तो फेल होगी। और एक रिजल्ट होता है कि अगर x डिवाइड करता है y को, y डिवाइड करता है z को, तो x डिवाइड करता है z को, तो यहाँ से ट्रांसिटिविटी होल्ड होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी है और ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद 15, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। अब अगर कोई सेट है उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, तो कम से कम अगर कोई सेट इक्वलेंस रिलेशन दे रहा है, तो जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट हैं, तो ए कोमा ए, अगर वो इक्वलेंस है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों होगा, तो कम से कम ये ऑर्डर्ड पेयर तो पक्का आएगा उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस सेट में एन एलिमेंट हैं तो एन ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे, तो यानी कार्डिनैलिटी है जो आर की वो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 16 क्वेश्चन,
Let n denote the set of all natural number. R be a relation on n cross n defined by a comma b. A comma b is related to c comma d if कि अगर a d की जो फर्स्ट इसका और लास्ट इसका ए डी इंटू बी प्लस सी दोनों बीच वालों का एडिशन इज इक्वल टू, अब बीच वालों का प्रोडक्ट बी सी और लास्ट वालों का एडिशन ए प्लस डी, देन कि अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो वो रिलेशन में आएगा मेरा। तो अब चेक करते हैं कि वो रिलेशन मेरा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर ये शो करना है कि अगर मेरा ए बी और सी डी ये बिलोंग करता है किसी सेट से, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिखाते हैं हम कि दोनों एलिमेंट सेम ले लेंगे, ए कोमा बी और ए कोमा बी। तो अब मेरे को ये शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए बी और इन दोनों की एडिशन ए प्लस डी। अब राइट साइड में भी यही आएगा कुछ कि इन दोनों का प्रोडक्ट बी ए एंड ए प्लस बी। अब इसको तो हम किस अपने हिसाब से तो नंबर्स हैं, जस्ट कोम्यूट करेंगे, रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है यहाँ पे दिए हुए, तो नेचुरल नंबर कोम्यूट करते हैं, तो यहाँ से हो गया हमारा रिफ्लेक्सिबिलिटी होल्ड होगी। अब ऐसे ही सिमिलरली हम शो कर देंगे कि हमारे पास सिमेट्रिसिटी भी होल्ड हो जाएगी। अब सिमेट्रिसिटी देख लेते हैं कि ए बी और सी डी दो ले लिए सेट्स, तो ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। तो अब अगर मेरे को ये दिखाना है कि जो मेरा यहाँ पे सी डी है वो रिलेशन में है ए बी के साथ, तो ये दिखाना पड़ेगा सी बी एंड डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए और सी प्लस डी। तो अब अगर मेरा ए बी और सी डी बिलोंग करता है तो ये आता है ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी। अब ब्रैकेट को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, दोनों सेम। तो ये वाली ब्रैकेट में लेफ्ट साइड में ले आई, ये राइट साइड में लेगी, तो यहाँ से आ गया बी सी ए प्लस डी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस सी। तो ये दो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, ये आपस में कोम्यूट करते हैं, तो यहाँ से लिख दिया सी बी डी प्लस ए इज इक्वल टू डी ए। तो ये यही टर्म आ गई, तो यहाँ से ये होल्ड हो गया। उसके बाद है हमारा ट्रांसटिविटी कैसे होल्ड होगी। इसमें थोड़ा ट्रांसटिविटी के लिए हमें दो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद इक्वेशन में जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब ये दिया हुआ है कि ट्रांसटिविटी दिखानी है, तो ट्रांसटिविटी के लिए करते हैं कि अगर ए बी मेरा एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहा है और मेरा सी डी भी एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, उसके बाद और अगर यही वाला रिलेशन मेरा ई एफ के साथ भी बन रहा है बिलोंग्स टू दिस, तो मेरे को प्रूव करना है कि जो ए बी है ना वो रिलेटेड होगा ई एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये ऐसे शो करना है ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अगर ए बी और सी डी आपस में रिलेटेड है तो ये होल्ड होता है कि ए डी और दो बीच वालों की एडिशन इज इक्वल टू, अब बीच वालों का प्रोडक्ट और लास्ट वालों की एडिशन, ये होता है, ये रिजल्ट होल्ड होता है कि अगर ये रिलेटेड है आपस में। उसके बाद ये दिया हुआ है कि जो सी डी और ई एफ है वो भी रिलेटेड है, तो उसके लिए भी रिजल्ट होता है ये। तो ये यहाँ पे दो कंडीशन लिख ली कि ए डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। उसके बाद लिखा सी एफ डी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। तो अब ये इक्वेशंस हैं, इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन गई और इस वाली को ये बन गई। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको ई एफ से मल्टीप्लाई किया और जो लास्ट है इसको ए बी से मल्टीप्लाई किया, तो हमने देखा कि जो ये वाली टर्म है मेरी ए बी बी ई एफ, तो ए बी, अब सी देख लेते हैं इधर किस में नहीं है, तो ये वाली इससे कट हो जाएगी और ये वाली इससे कट हो जाएगी, तो ये दो टर्म्स बचेंगी और इन दो टर्म्स में से मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया है ए डी सी एफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी डी ई। तो अब दिखाना था ये कि ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ये बी ई, तो यहाँ से जो डी और सी है ना वो आपस में कैंसिल हो गए इधर से इसके साथ, तो यहाँ से आ गया ए एफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। तो आर इज ट्रांसटिव, हेंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 17 एग्जाम्पल फॉर एनी नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स इज रिलेटेड टू आर। अगर इस रिलेशन फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, कि अगर ये है ना मेरे पास इरेशनल नंबर आता है तो जो ये रिलेशन है ये आर से बिलोंग करता है।
तो हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन चेक करना है कि इस रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांसिटिव होगा। अब अगर x और x अगर ऑर्डर्ड पेयर को इसमें डालना है तो x माइनस एक्स प्लस √2 करके देखा तो ऐसे √2 आ गया जो कि एक इरेशनल नंबर है, और अगर इरेशनल नंबर है तो इसमें बिलोंग करेगा, तो यानी यहाँ से रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो अगर एक ही ऑप्शन सही होगा, नहीं सॉरी और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, नन ऑफ दिस है ना इसमें। तो अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि अगर r इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो उसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर √2 r इज रिलेटेड टू 1, तो यहाँ से ये बना √2 माइनस 1 प्लस √2, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 1। तो ये तो मेरा रिलेट कर गया, लेकिन जो लास्ट ये है, अब ये हो गया ना मेरे पास √2, 1 बिलोंग कर गया r से, तो मेरे को ये दिखाना है कि 1√2 भी बिलोंग करे r से। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1 माइनस √2 प्लस √2 करती हूँ तो मेरे पास 1 बचता है। ये इसमें पुट करके देखते हैं ना, तो x की जगह यहाँ पे 1 है और y की जगह √2 था, तो x माइनस वाई √2 से √2 कट गया तो 1 आ गया, विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ से r इज़ नॉट सिमेट्रिक आ गया। अब देख लेते हैं r इज़ ट्रांसिटिव या नॉट। ट्रांसिटिविटी के लिए भी एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये लेती हूँ √2 एंड 1 बिलोंग करता है r से, तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 माइनस 1 प्लस √2, तो यहाँ से आया 2 माइनस 1 बिलोंग्स टू r। अब एक ये ले लिया कि 1 2 √2, तो अब इसको अप्लाई करती हूँ तो आता है 1 माइनस 2 √2 प्लस √2, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 √2। तो ये तो मेरा रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब चेक करते हैं क्या ये ए बी और बी सी, क्या ए सी बी बिलोंग करेंगे, तो ये √2, 2 √2 ये बिलोंग करता है या नहीं। तो अब मेरे को यही चेक करना है कि 2 और √2 और 2 √2 बिलोंग करता है या नहीं। अब x का काम √2 कर रहा है, y का काम 2 √2 कर रहा है, और ये जो गिवन है इसमें पुट करते हैं तो √2 माइनस 2 √2 प्लस √2। तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आता है 2 √2 माइनस 2 √2, तो ये इससे ये कट गया तो 0, विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये रिलेशन मेरा ट्रांसिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल 18, लेट x बी अ फैमिली ऑफ सेट्स r बी अ रिलेशन ऑन x डिफाइंड बाय a इज डिसजॉइंट फ्रॉम a। तो अब इसको चेक करना है कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। अब अगर मैं a की इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई, a और b अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर उनकी इंटरसेक्शन फाई आ जाती है तो उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर मैं कोई सेट ले रही हूँ, मेरे पास a कोई सेट है, तो अगर a की इंटरसेक्शन a के साथ लूँगी तो वो फाई तो नहीं आएगी, वो तो a के इक्वल आएगी कि अगर a फाई होगा तभी आएगी वो फाई। तो अगर मैं a को नॉन एम्प्टी सेट ले लेती हूँ तो a की इंटरसेक्शन a के साथ मेरे पास नॉन फाई आ जाती है, तो a डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ से पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री की, अगर a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो a इंटरसेक्शन b मेरे पास अगर फाई दिया हुआ है तो मैं लिख सकती हूँ उसको b इंटरसेक्शन a भी फाई होगा, तो यहाँ से मेरी ये होल्ड होगी, यहाँ से सिमेट्रिसिटी। अब ट्रांसिटिविटी होल्ड करा। अब ट्रांसिटिविटी के लिए एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं हम कि अगर a कोई सेट है मेरे पास 1 2, ठीक है, और b कोई सेट है मेरा 3 4, और c कोई सेट है जिसके अंदर 2 पड़ा है एंड 5 है। तो अब a की इंटरसेक्शन अगर मैं b के साथ लेती हूँ तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो 1 2 एंड 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 आ गई। अब b की इंटरसेक्शन c के साथ लेती हूँ तो b इंटरसेक्शन c भी क्या आ गई, 5 आ गई। अब चेक करना है कि क्या a, अगर इसको रिलेशन में भेजना है मेरे को और इसको ट्रांसिटिविटी प्रूव करना है तो a इंटरसेक्शन c भी 5 आनी चाहिए। a में 1,2 है एंड c में 2,5 है, तो इन दोनों में 2 क्या है मेरा कॉमन है। तो यहाँ से ये पता चला कि a इंटरसेक्शन c 5 नहीं आई। तो अगर 5 नहीं आई तो a b तो बिलोंग कर रहे थे, b c भी बिलोंग कर रहा था, बट a c डजंट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो यहाँ से ये रिलेशन मेरा
ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं हुआ, तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है कि अगर मेरे पास रिलेशन ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।